नमस्कार मित्रों। हमने पिछले वीडियो में मात्रिक छंद पढ़े थे, आर्या छंद, उसका लक्षण और उदाहरण, उसका कौन कौन सी बातों को याद रखना है। आज हम पढ़ेंगे वार्णिक छंद के बारे में। उस दिन हमने बताया था कि वाल्मीकि जी जो थे उनके मुख से पहली बार अनुष्टुप छंद निकला, जिसे हम श्लोक ही कहते हैं। उसके बाद उन्होंने रामायण की रचना करी थी। तो ये आज पढ़ेंगे हम अनुष्टुप छंद के बारे में। इसी छंद को हम श्लोक के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जब हम छठी से पढ़ना शुरू करते हैं तो हमको अलग अलग नाम नहीं बताया जाता है, केवल श्लोक कहा जाता है। तो यहाँ अनुष्टुप छंद को ही श्लोक कहा जाता है, बाकी छंद के अलग अलग नाम हैं। तो अनुष्टुप को श्लोक कहा जाता है। इसका जो लक्षण है, श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घनन्यो। इसका उदाहरण देख लीजिए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायु युतसव मामकाः पांडवश्चैव किं कुर्वत संजय। लक्षण को समझिए। इसमें वार्णिक छंद है, तो इसमें 8 वर्ण होते हैं एक चरण में। एक चरण में 8 है, तो हम गिनेंगे पूरे जो है उनको गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे कॉमा लगेगी। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ पे खड़ी पड़ी। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे कॉमा। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक पाद, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 पाद है। 8 वर्ण होते हैं। तो 8 वर्ण वाला कौन सा है? अनुष्टुप है। 8 वर्ण का एक ही है, अनुष्टुप है। एक तो सीधे 8 वर्ण गिन लिए, इसका मतलब सीधा अनुष्टुप है। अब इसकी जो और विशेषताएं हैं कि 8 8 8 8, मतलब अनुष्टुप जो छंद होता है उसमें कुल कितने वर्ण होते हैं? तो एक पाद में 8 होता है, तो चारों में टोटल कितने हो गए? 32 वर्ण। अनुष्टुप में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो 32 होते हैं। एक पाद में कितने होते हैं? तो ये 8 वर्णों वाला कहा जाता है। अब देखिए, अब ये क्या कहता है? श्लोके यानी श्लोक में, अनुष्टुप में, षष्ठम यानी छठा, गुरुर्गेयम, गुरु जानना है, मतलब दीर्घ जानना है। कौन सा? छठा। 1 2 3 4 5 6, इसको क्या जानेंगे? गुरु। 1 2 3 4 5 6, इसको भी क्या मानेंगे? गुरु। 1 2 3 4 5 6, इसको भी क्या मानना है? गुरु। 1 2 3 4 5 6, इसको भी क्या मानना है? गुरु। सर्वत्र और सभी जगह। लघु यानी छोटा मानेंगे, पंचमम यानी 5वां। जो 5वां वर्ण होगा वो लघु मानेंगे। लघु मतलब आई वाला। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5वां ये हो जाएगा और इसमें 5वां हो जाएगा ये। फिर ये आगे कहता है द्विचतुष्पादयो, दूसरे, और ये दूसरा पाद है, ये चौथा पाद है। दूसरे और चौथे पाद में ह्रस्वम, छोटा मानेंगे, लघु मानेंगे। किसको मानेंगे? सप्तमम, 7वें अक्षर को। दूसरे और चौथे पाद में जो 7वां अक्षर होगा वो क्या माना जाएगा? ये 7वें पे हमने लगा दिया ह्रस्व के निशान। दीर्घम अनन्य, और अन्य जो बच गए, यानी पहला चरण और तीसरा चरण बच गया, इसमें अन्य में दीर्घ हो जाएगा। तो ये दीर्घ हो जाएगा। अब इसका अगला सवाल आता है। 8 वर्ण होते हैं, ये तो हो गया। एक पाद में 8, टोटल 32 वर्ण होते हैं। अगला सवाल ये है कि इसमें किस किस पर चिन्ह लगाया जाता है। अब देखो, अभी यहाँ घन नहीं बन रहा है, अभी केवल चिन्ह लगाने की बात हो रही है। किसके किसके ऊपर? 5वें वर्ण के ऊपर, छठे वर्ण के ऊपर और 7वें वर्ण के ऊपर। हमने 3 पे निशान लगाए हैं, 5वां छठा 7वां, 5वां छठा 7वां, इसमें भी 5वां छठा 7वां, 5वां छठा 7वां। इन 3 वर्णों के ऊपर ही हमने निशान लगाए हैं। अब पूछा ये जाता है कि अनुष्टुप छंद का कौन सा वर्ण हमेशा लघु रहता है? तो देखिए, 5 नंबर देखिए लघु, 5 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर वाला हमेशा लघु रहता है। 6 नंबर देखिए दीर्घ 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 और दीर्घ, 6 नंबर वाला हमेशा दीर्घ रहता है। 7वां नंबर जो होता है वो पहले और तीसरे में तो दीर्घ होता है, और दूसरे और चौथे चरण में क्या होता है? लघु होता है। तो ये इनके मुख्य सवाल यहाँ से बनते हैं।
आपको ध्यान रखना है। लघु और दीर्घ कहाँ कहाँ होते हैं, देखो 5 अछटा तो लघु दीर्घ होगा, इसमें भी 5 अछटा लघु दीर्घ, इसमें भी 5 अछटा लघु दीर्घ और उसमें भी 5 अछटा लघु दीर्घ। और जो 7वां होता है वो पहले और तीसरे में तो दीर्घ होता है और दूसरे और चौथे में क्या होता है, लघु होता है। तो ये विशेष रूप से इस बात का ध्यान देना है। संस्कृत साहित्य का ज़्यादातर जो अंश है वो इसी छंद में लिखा गया है, अनुष्टुप छंद में। अनुष्टुप छंद का ज़्यादा प्रयोग हो रखा है। तो इनके ये मुख्य मुख्य प्रश्न हैं, ये आप याद करें। अब ये जो हमने लिखे हैं क्या ये सही है कि नहीं है, देखो 5वां वर्ण, इससे पहले देखने की जरूरत नहीं। 5वें में ऊ की मात्रा है, छोटे ऊ की लघु स्वराइट है, इसमें छोटे ऊ की मात्रा है, परंतु इसके पीछे अक्षा यार, अक्षय क्या है, संयुक्त वर्ण है। तो संयुक्त वर्ण से पहले लघु होने पर भी क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। और ए की मात्रा ए स्वर है, दीर्घ हो जाएगा। उसके बाद देखिए छोटा ऊ है, लघु राइट है, इसके बाद छोटा ऊ है, लघु होना चाहिए, लेकिन इसके बाद क्या आ गया, संयुक्त वर्ण आ गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। और स क्या है, अस्वर है, इसलिए लघु हो जाएगा। उसके बाद देखिए ड है, लघु राइट है, वह है, लघु होना चाहिए, लेकिन इसके बाद क्या आ गया, संयुक्त वर्ण आ गया, दीर्घ हो जाएगा। और आई की मात्रा है, दीर्घ हो जाएगा। त क्या है, अस्वर है, लघु है, स दीर्घ लघु है, लेकिन इसके पीछे, अब इसको हम समझे को जैसे ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये अनुस्वार हो गया। तो जैसे ही अनुस्वार होता है क्या आ जाएगी, दीर्घ, तो ये दीर्घ आ गया। ज अस्वर है तो लघु आ गया। ऐसे हमने इसको चेक भी कर लिया है। वैसे 8 वर्ण का जैसे ही आ जाता है आपको अनुष्टुप लिखना है। अनुष्टुप के बाद हम आगे वाले छंद पढ़ते हैं। देखिए ये है इंद्रवृद्धा, इसमें वर्णों की मात्रा होती है 11। यह है उपेंद्रवृद्धा, इसमें भी वर्णों की मात्रा होती है 11। यह है उपजाति, इसमें भी वर्णों की मात्रा होती है 11। इसलिए हम तीनों को एक साथ पढ़ा रहे हैं ताकि इनमें जो अंतर होता है वो आपको पता चल जाए। अब 11 वर्ण होते हैं। पहले जैसे श्लोक आएगा, जैसे रीट वगैरह में तो सीधा श्लोक आता है, उसमें से पूछते हैं कि इसमें कौन सा छंद है, तो 8 आते हैं अनुष्टुप। अब जैसे 11 है तो 11 में से 3 है, तो 3 हम कौन से लिखेंगे। देखिए एक एक पाठ देखते हैं इसका। चारों लिखे हैं हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सब में 11 ही है, आधा नहीं गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, चारों में गिन सकते हैं, चारों चरणों में 11 11 है। तो अब 11 में तीनों ही आते हैं, इंद्रवृद्धा, उपेंद्रवृद्धा, उपजाति। इंद्रवृद्धा क्या कहता है, स्यात् इंद्रवृद्धा। इंद्रवृद्धा जानना है, किसको जाने, यदि तौ मतलब 2 तगण, तगण आएगा, एक तगण आएगा, फिर तगण आएगा, जगण आएगा। तो देखिए एक गण में 3 वर्ण होते हैं, तो 3 3 6 3 9 वर्ण तो हो गए, पीछे बच गए 2 का कोई गण बनता नहीं, क्योंकि गण तो 3 का बनता है, तो 2 का कोई गण बनता नहीं है। तो ये क्या कहता है, 2 गुरु आएंगे। कितने गुरु आ जाएंगे, 2 गुरु। तो ये इसका पैटर्न रहेगा। जो गण लगने शुरू होते हैं वो इंद्रवृद्धा से होते हैं। अनुष्टुप में गण नहीं लगे थे, केवल 5वां 6वां और 7वां देखना था कि लघु है या दीर्घ है, वो वहाँ पर पैटर्न था। यहाँ पर वर्ण के ऊपर गण लगना शुरू हो जाते हैं इंद्रवृद्धा से। तो ये लाइन से लगेंगे, तगण तगण जगण गुरु गुरु। 3 पे तगण आएगा पहले पे, फिर तगण आएगा, फिर जगण आएगा, फिर एक गुरु, फिर दूसरा गुरु, ये 11 हो जाएंगे। उपेंद्रवृद्धा यानी उपेंद्रवृद्धा में जगण तगण जगण, जगण तगण जगण, पहले आएगा जगण, फिर आएगा तगण, फिर आएगा जगण, फिर क्या कहता है, गौ, यानी 2 बज गए, 3 3 9 और 2 बज गए, तो दोनों में क्या आएगा, गुरु गुरु। अब इसमें और इसमें अंतर देखिए, ये ज मैं ऊपर लिख देता हूँ। अब इसमें और इसमें अंतर देखिए, इसमें पहले तगण आया है, इसमें पहले जगण आया है, फिर इसमें तगण आया है, इसमें भी तगण आया है, इसमें जगण आया है, इसमें भी जगण आया है, इसमें 2 गुरु आए, इसमें भी 2 गुरु आए। अंतर कहाँ रह गया, अंतर केवल पहले में रह गया, यहाँ तगण आता है, यहाँ जगण आता है, बाकी कहीं कोई अंतर नहीं है। तो हमको लघु और गुरु लगाते समय बहुत ध्यान देना पड़ेगा, ऐसे नहीं हो कि ये गड़बड़ हो जाए। तो देखिए तगण कैसे बनता है, य मा ताराज, SSI ताराज, या फिर हम यहाँ पर भी लगा के देख सकते हैं, वही आएगा। हम इसको लगाते हैं, देखिए अ पर कौन सा लगेगा, अस्वर है, लघु लगना चाहिए, लेकिन संयुक्त अक्षर आने पर ये र आ गया संयुक्त, इसलिए ये क्या हो जाएगा, दीर्घ। फिर थो, ये भी दीर्घ।
फिर छोटे ही ई की मात्रा है लघु। ये कौन सा गण है? एस एस आई, ये त गण है। कौन सा गण है? त गण। ये त गण आ गया यहाँ पर। फिर देखिए क है, लेकिन ये संयुक्त अक्षर है, ये भी एस हो जाएगा। या है, ये भी दीर्घ हो जाएगा। और प है, ये क्या हो जाएगा? लघु हो जाएगा। ये फिर इसके जैसा जैसा आ गया एस एस आई, फिर क्या हो गया? त गण हो गया। फिर देखिए र पे आई, बड़ी ई की मात्रा एश य, ये कौन सा हो गया? जगण हो गया। जभान, जभान, ये हो गया जगण। तो ये अभी राइट आ गया, तगण तगण जगण। अब ए है, तो ए क्या होता है? दीर्घ होता है। अब आया है व। अब न तो इसके ऊपर अनुस्वार है कि हम इसको दीर्घ करें, न इस, क्योंकि यहाँ तो ये कह रहा है गुरु और गुरु, दो गुरु आने चाहिए पीछे। अभी एक गुरु तो यहाँ आ रहा है, अभी यहाँ गुरु नहीं आ रहा है। यहाँ न तो अनुस्वार है, न विसर्ग है, न इसके बाद कोई आधा अक्षर है, संयुक्त अक्षर है, हम इसको दीर्घ करें। लेकिन हमने पढ़ा था लघु के गुरु करने के नियम में एक आता है पाद के अंत में, हमने ये उदाहरण बताया था वहाँ पर। तो पाद के अंत में हम विकल्प से उसको क्या कर सकते हैं? गुरु कर सकते हैं। तो ये ऐसी ऐसी मात्राएं, ऐसे ऐसे गण सभी जगह लगेंगे, सेम टू सेम लगेंगे। देखो यहाँ पर ये दीर्घ हो जाएगा विसर्ग की वजह से, यहाँ दीर्घ हो जाएगा अनुस्वार की वजह से, और यहाँ दीर्घ है ही है। तो आप इसको लगाएंगे, सेम टू सेम आएगा, कहीं कोई अंतर नहीं आएगा। इस पे देखिए उपेंद्र वर्धा। अब इस पे हम मात्रा लगाते हैं तो आई, इस पे एस आई, क्योंकि यहाँ जबान है, जगन है, जबान हो गया। फिर है मा, ता और च, ये हो गया तगण। फिर देखिए तगण में एस एस आई की मात्रा आती है। फिर देखिए पी, ता, ये फिर आ गया जगन, आई ए की मात्रा, और पाद के अंत में, क्योंकि गुरु यहाँ करना पड़ेगा, लिखा हुआ है सूत्र में, तो हम इसको गुरु कर देंगे। ये हो गए दो गुरु। अब इसमें और इसमें देखिए अंतर कहाँ आया? सबसे पहले इसमें दीर्घ आया, इसमें लघु आया। फिर इसमें गुरु आया, गुरु है, लघु है, लघु है, बाकी कहीं कोई अंतर नहीं है, केवल पहले में अंतर है। यानी कि यहाँ तगण है, पहले यहाँ क्या है? जगण। तगण की जो मात्राएं लगती है एस एस आई लगती है, और जगण की जो लगती है आई एस आई लगती है। तो अंतर कहाँ आ गया? केवल पहले में, एस और आई में अंतर है। तो इसमें कहीं कोई अंतर नहीं आएगा, सेम टू सेम आएगी। सभी के ऊपर आप लगाकर एक बार चेक करें। अब ये उपजाति जो है, ये इन दोनों का मिश्रण है। ये भी 11 वर्ण का होता है, लेकिन इन दोनों का मिश्रण है। तो कभी भी 11 वर्ण का आ जाए तो आपको सब पर पहले पहले वर्ण पर मात्रा लगा के देखो, पहले पे लगाएंगे ना, वह पे आई आई आई, किसी में कोई चेंज नहीं आया। यहाँ पे आई आई है, सभी पे लघु ही आया। कहने का मतलब यहाँ पर भी अगर हम लगाएंगे, ता है एस, जा है एस, प्र है, और पीछे ये त संयुक्त अक्षर आ गया एस। तो यहाँ देखो पहला अक्षर सभी में एस आ रहा है, दीर्घ आ रहा है। यहाँ सबका पहला अक्षर, पहला जो आ रहा है गण, जो हम निशान लगा रहे हैं, वो लघु का आ रहा है, कोई अंतर नहीं आ रहा है। इसका मतलब इंद्रवर्धा उपेंद्र वर्धा अपनी जगह पर सही है। उपजाति इंद्रवर्धा और उपेंद्र वर्धा का मिश्रण होता है। मिश्रण कैसे? एक लाइन इंद्रवर्धा की आ सकती है, 3 उपेंद्र वर्धा की आ सकती है, 2 इंद्रवर्धा की आ सकती है, 2 उपेंद्र वर्धा की आ सकती है, या ऐसे भी हो सकता है 3 इंद्रवर्धा की आए, 1 उपेंद्र वर्धा की आए। अंतर कहाँ पता चलेगा? अपने को पहले वर्ण पे ही अंतर पता चल जाएगा, क्योंकि इसका पहला दीर्घ होता है, उपेंद्र वर्धा का पहला लघु होता है। तो ये दोनों का मिश्रण है। पहला सवाल यहीं से बनता है, उपजाति किसका मिश्रण है? तो इंद्रवर्धा और उपेंद्र वर्धा छंद का मिश्रण है। या मिश्रित छंद किसको कहा जाता है? उपजाति को कहा जाता है। तीनों में 11-11 वर्ण होते हैं, ये ध्यान रखना है। अच्छा, वर्ण यही आएंगे गण के निशान। तो अब देखो ये एस, पहले तो गिन लिया हमने 11 है। अब 11 होते ही या तो इंद्रवर्धा या उपेंद्र वर्धा या उपजाति है, एस आ गया। अब इस पे देखिए एस आई, विद्या वी में, क्योंकि यहाँ पर संयुक्त वर्ण है, विद्या न, तपो न और दान, ये 3 गण बने और 2 गुरु बन गए। अब देखिए एस एस आई आया है, किस में आता है? एस एस आई, एस एस आई, ये वाला आ रहा है। मतलब पहली लाइन कौन सी है? इंद्रवर्धा की है। ये तो हमने लिख दिया उपजाति में, इसलिए आपको अभी अंदाजा हो जाएगा। लेकिन अगर ये छंदी आ गया, पहले पर निशान लगे, 11 वर्ण आ रहे हैं, और जैसे ही हमने ये लाइन लगाई, हम ऐसे नहीं पहली लाइन पे लगाते ही लिख देंगे इंद्रवर्धा छंद है, ऐसे नहीं।
क्योंकि हमको पता है इंद्रवर्जा और उपेंद्रवर्जा का मिश्रण उपजाति होता है, तो हम इस पे भी निशान लगेंगे। इस पे भी क्या आ रहा है, एस। आई की मात्रा इस पे भी क्या आ रहा है, एस। म अब यहाँ आई आ रहा है, तो हम इसको पीछे भी देख लेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है एक संयुक्त अक्षर आया हुआ है और हम इसको दीर्घ करना है, नहीं आया हुआ है। तो अभी देखिए, अभी बाकी सब तो 3 लाइन है तो इसके अनुसार चल जाएगी, क्योंकि इस तीनों में पहला वर्ण कौन सा आ रहा है, दीर्घ आ रहा है। लेकिन इसमें पहला वर्ण कौन सा आ रहा है, पहला लघु आ रहा है। तो लघु पहला किसमें आता है, उपेंद्रवर्जा में। यानी कि ये 3 जो पाद हैं वो तो इंद्रवर्जा के हैं, लेकिन ये एक जो पाद है वो किसका है, उपेंद्रवर्जा का। यानी कि ये एक मिश्रित छंद है जिसको हम उपजाति के नाम से जानते हैं। तो आप सभी पर मात्राएं लगा सकते हैं, गण स्वरूप लगा सकते हैं। गण लगाने पे आपको ध्यान देना है, हम यहाँ लिख भी सकते हैं, जैसे ये तगण है, ये तगण है, ये जगण है, ये गुरु है और ये गुरु है। इसमें ये जगण है, ये तगण है, ये जगण है, ये गुरु है और ये गुरु है, और ये दोनों का मिश्रण है। तो कैसे पता चलेगा, चारों जो पाद होते हैं हम पहले पे लगा लेंगे। अगर 11 वाणी है हम पहले पे मात्रा लगा देंगे। अगर चारों पे दीर्घ आ जाती है सबसे पहले तो इंद्रवर्जा हो जाएगा, चारों पर लघु आ जाती है तो उपेंद्रवर्जा हो जाएगा, और अलग आ जाती है यानी 3 में दीर्घ 1 में लघु आ जाती है, या 2 में लघु और दीर्घ आ जाती है तो वो हो जाएगा उपजाति। आप इसको याद करेंगे और मात्रा लगाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि देखो बिना प्रयास कुछ भी नहीं होगा। अभ्यास करते रहें, आपको मौका मिला है घर पे रहने का, तो आप घर पे रहें, अभ्यास करें। धन्यवाद।